जय हिंद दोस्तों। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर के रिगार्डिंग एक नया अपडेट शेयर किया गया है, जिसमें टेड-बीएफ की नेवी में इंडक्शन टाइमलाइन 2038 बताई गई है, जो कि पहले की टाइमलाइन के कंपैरिजन में कई साल आगे शिफ्ट हो चुकी है। नाउ टेड-बीएफ बेसिकली कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए है, जो नेवी के मिग-29 के फाइटर्स को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। मिग-29 को नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट किया जा रहा है, बट टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स के कारण और मॉडर्न नेवल एविएशन डिमांड्स के हिसाब से ये रशियन मिग्स एफिशिएंट ऑपरेशंस के लिए अब आउटडेटेड हो चुके हैं। इंडिया ने रशिया से 46 मिग-29 के एक्वायर किए थे, जिनकी इंडक्शन नेवी में 2010 में हुई, बट करंटली ये मिग-29 नेवी के कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए टेक्निकली आउटडेटेड हैं और इनका रिटायरमेंट फेज 2035 के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हालांकि अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए इंडिया फ्रांस से 26 मरीन रफाइल्स एक्वायर करने जा रहा है, जिसके लिए नेगोशिएशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं और बहुत जल्द कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने की उम्मीद है। पर एक्चुअल में ये रफाइल्स मिग-29 को रिप्लेस नहीं करेंगे, क्योंकि मिग-29 केस की रिप्लेसमेंट के लिए जैसे हमने बात की कि एडीए ऑलरेडी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर पर काम कर रही है। ओरिजिनली टेड-बीएफ की पहली टेस्ट फ्लाइट को 2026 में कंडक्ट करने का टारगेट था, बट करंट प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग ये 2029-2030 तक पुश हो चुकी है। एडीए के अकॉर्डिंग टेड-बीएफ क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू फेस में है, जिसको 2025 में कंप्लीट करने का टारगेट है। क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू डिज़ाइन प्रोसेस की एक क्रूशियल स्टेज है, जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि सभी सिस्टम्स परफॉर्मेंस और इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। सो सीडीआर एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, जिसमें एयरक्राफ्ट के डिटेल्ड डिज़ाइन को फाइनलाइज किया जाता है बिफोर मूविंग टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप। सीडीआर कंप्लीशन के बाद इसको नेवी की फाइनल अप्रूवल के लिए प्रेजेंट किया जाएगा और बाद में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने, ताकि फंडिंग को सिक्योर किया जा सके। एडीए टेड-बीएफ के लिए करीब 14,000 करोड़ की फंडिंग चाहती है, जिसमें प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और फ्लाइट टेस्टिंग्स इंक्लूडेड होंगी। अर्लियर शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेड-बीएफ की नेवी में एंट्री 2033-2034 एक्सपेक्ट की गई थी, बट नाउ जैसे हमने बात की कि ये 2038 तक पुश हो चुकी है। एडीए का कहना है कि इस प्रोजेक्ट में नेक्स्ट माइलस्टोन सीसीएस क्लियरेंस का है, जो 2026 में एक्सपेक्ट की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस डिले का कारण डिज़ाइन में रिफाइनमेंट्स, एडवांस सिस्टम्स की इंटीग्रेशन और नेवी की स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स जैसे कई फैक्टर्स हैं। नेवी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर्स को 2 बैचेस में प्रिक्योर करेगी, जिसमें 45 यूनिट्स पर बैच के अकॉर्डिंग प्रिक्योर करने के प्लान्स हैं। इसके बाद टेड-बीएफ के क्रूशियल कंपोनेंट इंजन की बात करें तो इनिशियल यूनिट्स में F414 इंजन्स की इंटीग्रेशन एक्सपेक्ट की जा रही है, बट लेटर यूनिट्स मोस्ट प्रोबेबली टेड-बीएफ के सेकेंड बैच में ज़्यादा थ्रस्ट वाले 110 किलोन्यूटन इंजन यूज़ करने के प्लान्स हैं, जिसको इंडिया फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ डेवलप करेगा। अब इसकी डिलेड टाइमलाइन को देखें तो ये इंडिजिनस एफर्ट्स को आने वाले टाइम में काफ़ी अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि ये डिले इस प्रोजेक्ट के उस टाइम पर भी कंप्लीट ना होने के डाउट्स क्रिएट करता है, क्योंकि करंटली क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू भी इनकम्प्लीट है और इसके बाद मेन स्टेप है सीसीएस की क्लियरेंस, बट उसके बाद भी अभी पूरा प्रोजेक्ट पेंडिंग है। सो आगे किसी भी फेस या स्टेज में अगर कोई हर्डल सामने आता है तो उससे पूरी टाइमलाइन अफेक्ट होगी, और इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि ज़्यादा डिले की वजह से नेवी इस इंडिजिनस एफर्ट को डिसकंटिन्यू करने का भी सोच सकती है, जैसे कि एलसीए नेवी मार्क 2 प्रोजेक्ट के साथ हुआ, क्योंकि एलसीए नेवी मार्क 2 के डिज़ाइन फेज के बाद उसके प्रोटोटाइप को डेवलप किए बिना ही उस प्रोजेक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। अब देखा जाए तो रफाइल एम कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए एक प्रूवन फाइटर जेट है, और अगर फ्यूचर में टेड-बीएफ की प्रोग्रेस में कोई हर्डल्स आते हैं और टाइमलाइंस ज़्यादा आगे शिफ्ट होती हैं, तो ये भी पॉसिबल है कि 26 रफाइल्स के बाद नेवी अपने ऑपरेशनल गैप्स को पूरा करने के लिए एडिशनल रफाइल्स भी एक्वायर कर सकती है, जिससे ये इंडिजिनस प्रोग्राम भी काफ़ी इफेक्ट होगा और इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग गोल्स के लिए भी एक मेजर सेटबैक होगा। और दूसरी तरफ फॉरेन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि रफाइल एम पर ज़्यादा डिपेंडेंस की वजह से लॉन्ग रन में नेवी को सप्लाई चेन इश्यूज और कॉस्ट एस्केलेशंस का भी सामना करना पड़ सकता है। बट अगर इंडिया अपने डेक बेस्ड फाइटर को इंडिजिनसली डेवलप करने में सक्सेसफुल होता है, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एडवांस्ड फीचर्स के कारण ये इंडियन नेवी के लिए एक मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस होगी। कॉस्ट वाइज देखें तो अगर हम आईएफ के रफाइल की कॉस्ट को देखें तो आईएफ के सिंगल रफाइल की रफ कॉस्ट अराउंड $100 मिलियन है, बट डेक बेस्ड फाइटर रफाइल के कंपैरिजन में एक मोर अफोर्डेबल एयरक्राफ्ट होगा, जिसकी कॉस्ट को $70 मिलियन तक सीमित रखने के प्लान्स हैं। सो लोअर कॉस्ट की वजह से नेवी फ्यूचर में
एडिशनल फाइटर्स को लोअर फाइनेंशियल बर्डन के साथ एक्वायर कर सकती है। इसके बाद कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो ये रफ़ाइल एम के बराबर या इससे ज़्यादा एडवांस्ड ही होंगी। जैसे कि एडीए के अकॉर्डिंग टेडबीएफ में 5th जनरेशन फाइटर्स के कई एडवांस्ड फीचर्स और टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाएगा, जैसे कि एडवांस्ड एवियोनिक्स, AESA रडार्स और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़। इसके बाद इंजन की बात करें तो रफ़ाइल एम की तरह ये भी ट्विन इंजन होगा और इसमें जैसे हमने बात की थी कि F414 और मोर पावरफुल 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन्स यूज़ होंगे, जो रफ़ाइल के M88 इंजन की थ्रस्ट को भी क्रॉस करेंगे, जिससे अल्टीमेटली एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। सो एंड में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर्स की टाइमली डेवलपमेंट फ्यूचर में नेवी के कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए बहुत क्रिटिकल है, जो मिड 2030s में नेवी के ओल्ड एज और आउटडेटेड मिग 29 केस को रिप्लेस करेंगे। अदरवाइज अगर ये प्रोजेक्ट किसी भी हर्डल के कारण डिले या डिसकंटिन्यू होता है तो सिर्फ फॉरेन एक्विजिशन ही सिंगल ऑप्शन होगी और इससे इंडिया के डेक बेस्ड फाइटर को इंडिजिनसली डेवलप करने के एफर्ट्स और फंड्स दोनों वेस्ट होंगे।